हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रायसीना डायलॉग की शुरुआत ईयू चीफ ने कहा आने वाला है भारत का समय। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने दोस्तों भारत को लेकर ये बड़ी बात कही गई है। कहा गया है अब आने वाला समय भारत का होगा। जी हां दोस्तों, आपको भी सुनवाएंगे और इसी बीच बताएंगे जहां पर नई दिल्ली में इकट्ठा हुए 40 देशों के खुफिया अधिकारी भागते हुए ड्रैगन के पास पहुंचा पाकिस्तान। कहा फिर कुछ बड़ा होने वाला, बताएंगे दोस्तों आपको बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां फिनलैंड क्यों पहुंचे नाटो देशों के 3 युद्धपोत, रूस यूक्रेन युद्ध से क्या है कनेक्शन, बड़ी खबर बताएंगे आपको। इसी बीच बताएंगे जहां पर अमेरिका, चीन और भारत ने हथियारों पर पानी की तरह बहाए डॉलर, दुनिया में टूटा सैन्य खर्च का रिकॉर्ड, बताएंगे दोस्तों आपको भारत कितना ज्यादा और मजबूत हुआ है डिफेंस सिस्टम में दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर एटीएस ने दबोचे 9 पाकिस्तानी 280 करोड़ की हीरोइन के साथ समुद्र के रास्ते भारत में कर रहे थे एंट्री, बहुत बड़ी खबर दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे जहां उद्धव सरकार को फडणवीस की बड़ी चुनौती, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे अगर हिम्मत है तो मेरे ऊपर राजद्रोह का केस लगाकर दिखाएं, बताएंगे दोस्तों फडणवीस जी की बड़ी बात। और इसी बीच बताएंगे जहां पर मां सीता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना पड़ा सपाइयों को भारी, सपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश है और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो दोस्तों चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रायसीना डायलॉग की हुई शुरुआत, जिसमें ईयू के चीफ ने कहा आने वाला समय भारत का। जी हां दोस्तों, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वोन डेर लेयन इन दिनों भारत दौरे पर है। रायसीना डायलॉग की शुरुआत में उन्होंने कहा कि आने वाले दशक में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच संबंध बहुत आवश्यक है, आने वाला समय भारत का है। उन्होंने कहा कि भारत और ईयू दोनों के उद्देश्य एक ही है। जब हर 5 साल में भारत में चुनाव होते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें भारत पर ही होती हैं। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि 130 करोड़ लोग आखिर किसको चुनने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि भारत और ईयू के फंडामेंटल वैल्यूज और कॉमन इंटरेस्ट को देखते हुए साथ चलने की जरूरत है। हम मौलिक अधिकारों में विश्वास रखते हैं, इसी के जरिए कोई लोकतंत्र मजबूत होता है। इस मामले में भी भारत और हमारी सोच मिलती है। जी हां दोस्तों, ईयू के चीफ ने कहा है, यहां तक कहा है दोस्तों कि यूरोप में लगभग 2000 साल पहले लोकतंत्र शुरू हुआ था, हालांकि अब भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि आपस में सुरक्षित और स्वतंत्र व्यापार प्रगति के रास्ते को खोलेगा। यानी कि दोस्तों अब ईयू के चीफ ने भी माना है कि आने वाला समय भारत का है। जी हां दोस्तों, जिस हिसाब से भारत आज आगे बढ़ रहा है दोस्तों, इस रफ्तार को आज तक कोई भी देश नहीं छू पाया है। और ये सब दोस्तों आप भारतीय नागरिकों के ही वजह से हुआ है दोस्तों, आप सभी के वजह से हुआ है। आप सभी के एक जैसे विचारधारा को दोस्तों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे लेकर जा रहे हैं दोस्तों, और देश आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, कमेंट में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और थैंक यू मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर नई दिल्ली में इकट्ठा हुए 40 देशों के खुफिया अधिकारी भागते हुए ड्रैगन के पास पहुंचा पाकिस्तान। बता दें इस वक्त दुनिया में भारत की पकड़ मजबूत होती जा रही है। हर बड़े से बड़ा देश इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है। आज अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस संग हर ताकतवर देश भारत के साथ दोस्ती को और ज्यादा गहरा करना चाहता है। रशिया और यूक्रेन जंग के बाद तो अमेरिका ने ये तक कह दिया है कि वो अब भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करेगा। इधर हाल ही में दिल्ली दौरे पर आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी भारत के साथ रिश्ता मजबूत करने की बात कह दी। अब भारत की ताकत का अंदाजा इसी से लगा लें दोस्तों की राजधानी दिल्ली में एक बैठक हो रही है, जिसमें 40 देशों की खुफिया एजेंसियां भाग ले रही हैं। और ये बैठक बेहद ही अहम बताया जा रहा है। दुनिया के 40 से ज्यादा देशों की खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी भारत दौरे पर हैं दोस्तों। और दिल्ली में सोमवार को इंटेलिजेंस एजेंसीज की अहम बैठक होने वाली है। और इस बैठक में आतंक, ड्रग्स और दुनिया के सामने मौजूदा संकट पर भी चर्चा होगा। मीडिया में
आ रही खबर की माने तो सूत्रों के अनुसार खुफिया एजेंसियों की बैठक में कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोपियन देशों के इंटेलिजेंस ऑफिसर शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा कई देशों के बड़े खुफिया अधिकारी भी दिल्ली में जुट रहे हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद हो सकते हैं। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर फिनलैंड क्यों पहुंचे नाटो देशों के 3 युद्धपोत, रशिया यूक्रेन युद्ध से कनेक्शन क्या है दोस्तों, आपको बता दें रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो देशों के 3 युद्धपोत गैर सदस्य राष्ट्र फिनलैंड, बोले तो फिनलैंड नाटो मेंबरशिप पहुंचे हैं। ये युद्धपोत फिनलैंड की नौसेना के साथ 2 दिवसीय युद्धाभ्यास यानी नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। रूस के आक्रामकता को देखते हुए फिनलैंड नाटो में शामिल होने पर विचार कर रहा है। इस बीच रूस ने फिनलैंड को नाटो में शामिल होने पर चेतावनी भी दी है। रूस ने कहा है कि वो फिनलैंड के नाटो का सदस्य बनते ही सीमा पर अपनी परमाणु मिसाइलों को तैनात कर देगा। फिनलैंड रूस के साथ 1300 किलोमीटर 810 मील के आसपास दोस्तों सीमा को साझा करता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर युद्ध में रूस को हरा सकता है यूक्रेन, हम दे रहे हैं हथियार, अमेरिका ने किया है बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, क्या हार रहे हैं पुतिन, आपको बता दें यूक्रेन युद्ध शुरू हुए तीसरा महीना शुरू हो चुका है और अब अमेरिका की तरफ से बेहद चौंकाने वाला बयान आया है। दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री इस वक्त यूक्रेन के दौरे पर हैं और राजधानी कीव में उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की है, जिसमें अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है कि जो बाइडेन प्रशासन रूस को इस हद तक कमजोर देखना चाहता है कि रूस कभी इस तरह का काम ना कर पाए जो उसने यूक्रेन में किया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कीव का दौरा किया है और रूसी आक्रमण के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की है। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि रूस अपने युद्ध के उद्देश्यों को पूरा करने में नाकामयाब हो रहा है और यूक्रेन इस युद्ध में कामयाब हो रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का ये बयान काफी हैरान करने वाला है दोस्तों, क्योंकि यूक्रेन भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और रसिया भी बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की है और उन्हें सैन्य सहायता बढ़ाने और अमेरिकी राजनयिकों की वापसी का आश्वासन दिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। इसी बीच आपको बता दें पूरे विश्व में दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में किसने सबसे ज्यादा डिफेंस सिस्टम पर खर्च किया इन आने वाले सालों में, आपको बता दें अमेरिका, चीन और भारत ने हथियारों पर पानी की तरह बहाए डॉलर। दुनिया में टूटा सैन्य खर्च का रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच पूरी दुनिया में हथियारों की खरीद बिक्री ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और पहली बार वैश्विक सैन्य खर्च प्रति वर्ष $2 ट्रिलियन को पार कर गया है। तो वहीं देखने को यह मिला है कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद पहली बार यूरोपीय देशों ने सैन्य खर्च को बढ़ाने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी ने सोमवार को वैश्विक सैन्य खर्च को लेकर रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि सिपरी ने कहा है कि भारत जो है उसने अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना हुआ है। सिपरी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 5 सैन्य खर्च करने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर, चीन दूसरे नंबर पर, भारत तीसरे नंबर पर, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड चौथे और रूस 5वें नंबर पर है दोस्तों। और ये 5 देश मिलकर वैश्विक सैन्य खर्च का 62% खर्च करते हैं। सिपरी ने कहा है कि भारत का सैन्य खर्च साल 2021 में $76.6 अरब है, जो साल 2020 के मुकाबले 0.9% ज्यादा है और 2012 के मुकाबले 33% बढ़ा है। इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों कि पूरी दुनिया में भारत, चीन और अमेरिका ने ही मिलकर के दोस्तों अपने अपने सैन्य मामलों में खर्चा किया है दोस्तों, अपने डिफेंस एनवायरमेंट को और मजबूत किया है दोस्तों। और भारत की स्पेशली बात करें तो 2012 के मुकाबले 33% की बढ़ोतरी, यानी कि मोदी सरकार में काफी ज्यादा अपने डिफेंस को और मजबूत किया गया है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, लेकिन जिन भाई और बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, अपने भारतीय सेनाओं की मजबूती के लिए प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर एटीएस ने दबोचे 9 पाकिस्तानी 280 करोड़ की हीरोइन के साथ समुद्र के रास्ते भारत में कर रहे थे
एंट्री। जी हाँ दोस्तों, गुजरात एटीएस ने 9 पाकिस्तानियों को दबोचा है। ये सभी 56 किलो हेरोइन के साथ भारत में घुसने का प्रयास कर रहे थे। अरब सागर में गुजरात के पास आतंकवादी रोधी दस्ते की नजर पड़ते ही ये भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते ने गुजरात के समुद्री तट के पास अरब सागर में चालक दल के 9 सदस्यों के साथ एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है और 280 करोड़ रुपए की हेरोइन भी जब्त की है। मामले में भारत की ओर से 9 क्रू मेंबर इसकी जांच कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अरब सागर तट पर गुजरात एटीएस को देखते ही पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव अल हज को चालक लेकर भागने का प्रयास करने लगा। आईसीजी अधिकारी के अनुसार पाकिस्तानी नाव अल हज ने 9 पाकिस्तानी चालक दल के सदस्यों के साथ परसों देर रात भारतीय जल सीमा में प्रवेश कर चुके थे। जी हाँ दोस्तों, आप ये पिक्चर्स देख पा रहे होंगे कैसे मछुआरों के वेश में तस्करी वाले बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पर पाकिस्तान की हरकतों से टेंशन में तालिबान भारत के इस तोहफे की करवा रहा है मरम्मत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के डूरंड लाइन के पास फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर के जोरदार हमलों से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार टेंशन में आ गई है। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तानी सेना से निपटने के लिए अपनी वायुसेना को मजबूत करना शुरू कर दिया है। तालिबान ने इसके लिए भारत के चीतल हेलीकॉप्टर पर दाव लगाया है। दोस्तों, तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा है कि उसने भारत की ओर से अशरफ गनी सरकार को दिए गए चीतल हेलीकॉप्टरों की मरम्मत करके उसे ठीक किया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह खवारजमी ने रविवार को कहा है कि अन्य हेलीकॉप्टरों को ठीक करने का काम जारी है। अगली खबर की बात करें जहां पर कभी भी पाकिस्तान लौट सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 10 साल के लिए जारी किया गया पासपोर्ट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएलएन पार्टी के सुप्रीमो नवाज शरीफ के ईद उल फितर के बाद लंदन से स्वदेश लौटने की उम्मीद जाग गई है। दोस्तों, दरअसल उनको 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी किया गया है। दरअसल पाकिस्तान की नई सरकार ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया था कि नवाज शरीफ और पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार के पासपोर्ट नया बनाया जाए। नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ के देश का नया प्रधानमंत्री बनने के बाद सत्तारूढ़ पीएमएल में नवाज के लंदन से वापसी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। जी हां दोस्तों, अभी हाल ही में पीएमएलएन पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि नवाज शरीफ के ईद उल फितर के बाद लंदन से स्वदेश लौटने की उम्मीद है। अगली खबर की बात करें जहां पर जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर, अनंतनाग जिले में आतंकियों ने पुलिस पर किया ग्रेनेड से हमला, कोई हताहत की खबर नहीं। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पुलिस पर आतंकवादियों ने हमला किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि पुलिस पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि इस आतंकी हमले में किसी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई है और ये घटना अनंतनाग जिले के पड़शाही बाग इलाके में सोमवार शाम को हुई, जहां आतंकवादियों ने एक पुलिस दल की ओर ग्रेनेड फेंका है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर भारत ने अमेरिकी टैंक किलर जेवलिन मिसाइल को छोड़ इजरायली स्पाइक को क्यों किया पसंद, क्या इसका सबसे बड़ा कारण? जी हां दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष ने जेवलिन, NLW और स्टुगना पी जैसे नामों को सुर्खियों में ला दिया है। दोस्तों, ये तीनों यूक्रेनी सेना को दी जाने वाली एंटी टैंक मिसाइलें हैं। ये तीनों मिसाइलें यूक्रेनी सेना के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुई है। इनके ही दम पर यूक्रेन ने रूसी सेना के सैकड़ों टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को कबाड़ में बदल दिया है। यूक्रेन में जारी युद्ध ने दिखाया है कि एंटी टैंक मिसाइलें सिर्फ टैंकों को नष्ट करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकती हैं। इस महीने की शुरुआत में ही यूक्रेन ने स्टुगना पी मिसाइल से रूस के एक K-52 हमलावर हेलीकॉप्टर को मार गिराने का वीडियो जारी किया था और यही कारण है कि भविष्य में होने वाले युद्धों में एंटी टैंक मिसाइलों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। जी हां दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की तरफ जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की कश्मीर यात्रा पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के जहरीले बोल, कहा यह सिंधु जल संधि का उल्लंघन है। जी हां दोस्तों, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जम्मू और कश्मीर दौरे को लेकर पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है दोस्तों, और यही बड़ा कारण है कि विदेश कार्यालय के विरोध जताने वाले बयान के बाद भी अब खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जमकर जहर उगला है। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने पीएम नरेंद्र मोदी जी के चिनाब नदी पर रतले और स्क्वार पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिए आधारशिला रखने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने दावा किया है कि ये पाकिस्तान के साथ किए गए सिंधु
जल समझौते का सीधा सीधा उल्लंघन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रविवार को जम्मू कश्मीर गए थे दोस्तों, और ये 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने हटाए जाने के बाद मोदी जी का ये पहला दौरा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में शहबाज शरीफ ने खुद ट्वीट करके दोस्तों ये बात कही। आप ये ट्वीट देख पा रहे होंगे शहबाज शरीफ का, जिसमें साफ साफ लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री की कश्मीर यात्रा और जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखना सिंधु जल का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि भारत जम्मू और कश्मीर में सामान्य हालात होने का झूठा दिखावा कर रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं क्योंकि उन्होंने यात्रा को अस्वीकार कर दिया और काला दिवस मनाया। यानी कि दोस्तों कुछ गिने चुने पाकिस्तानियों ने ही पीओके में दोस्तों काले दिवस के रूप में थोड़ी सी रैली क्या निकाल दी। शहबाज शरीफ इसको पूरे कश्मीरियों का नाम दे करके दोस्तों कह रहे हैं कि मोदी जी की यात्रा को किसी भी कश्मीरियों ने स्वीकार नहीं किया। ऐसे में क्या जवाब देना चाहेंगे आप लोग शहबाज शरीफ को दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कश्मीर को भूल जाओ शहबाज शरीफ कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर चांद पर परमाणु विस्फोट करना चाहता था अमेरिका, खुफिया दस्तावेजों में बड़े खुलासे से मचा हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, कुछ खुफिया दस्तावेजों से पता चला है कि अमेरिका चांद पर परमाणु परीक्षण करना चाहता था। अमेरिकी सरकार के एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम बोले तो AATIEP के दस्तावेजों से पता चलता है कि ये चंद्रमा पर एडवांस तकनीक का परीक्षण करने की योजना बना रहा था, जिसमें विजिबिलिटी क्लॉक्स और एंटी ग्रेविटी डिवाइस, ट्रेवर्सल वर्म होल्स और परमाणु विस्फोट करके चंद्रमा पर सुरंग बनाना शामिल था। हालांकि अब AATIEP निष्क्रिय है और ये संस्था काम नहीं कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर आखिरकार एलन मस्क का हुआ ट्विटर 43.46 अरब डॉलर में फिक्स हुई डील। जी हाँ दोस्तों, सोशल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर बोले तो दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क का आखिरकार कब्जा हो ही गया है। टेस्ला के CEO एलन मस्क और ट्विटर इंक के बीच 43.46 अरब अमेरिकी डॉलर में डील फाइनल हुई है दोस्तों। एलन मस्क ने ट्विटर इंक में 54.20 डॉलर प्रति शेयर नकद में डील की है। हालांकि अब इस डील के बारे में आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर इंक ने एलन मस्क के ऑफर को स्वीकार कर लिया है और थोड़ी देर में इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि डील फाइनल होने की खबर के बीच सोमवार को वॉल स्ट्रीट पर शुरुआती ट्रेंडिंग में ट्विटर इंक के शेयर 5% से अधिक बढ़ गए। इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान शेयर की कीमत 52.2 डॉलर के उच्च स्तर को छू गई दोस्तों। अगली खबर की बात करें, लेकिन उससे पहले एलन मस्क को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर नोएडा में कोरोना का बड़ा कहर, पिछले 24 घंटे में 23 बच्चे पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना वायरस से संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है। नोएडा में कोरोना वायरस से संक्रमण के 120 नए मामले सामने आए हैं। नोएडा में कोरोना के नए मामलों के आंकड़ों में चिंता की बात, 3, 4 और 6 साल की उम्र के बच्चों का भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आना है। जी हाँ दोस्तों, बता दें दिल्ली में भी लगातार चौथे दिन 3000 से ज्यादा केस, सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 4000 के पार। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली की बात करें तो 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1011 नए कोरोना केस सामने आए हैं दोस्तों। संक्रमण दर बढ़कर 6.42% हो गई है और इसमें इस दौरान एक मरीज की मौत भी हो गई है दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर उद्धव सरकार को फडणवीस की बड़ी चुनौती, कहा हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, अगर हिम्मत है तो मेरे ऊपर राजद्रोह का केस लगाकर दिखाएं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद को लेकर सियासत तेज होती जा रही है दोस्तों। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में कल फडणवीस ने एक प्रेस वार्ता कर उद्धव सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इनको हनुमान चालीसा से इतनी नफरत क्यों है? हम सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे, अगर सरकार में इतनी हिम्मत है तो हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाएं। जी हाँ दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमारा मानना है कि हिटलर शाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं। अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति यहाँ पर चलेगी तो हम भी उसका मुकाबला करेंगे। हम गृह मंत्री की बैठक में जाकर क्या करेंगे, क्योंकि उस बैठक में मुख्यमंत्री तो उपस्थित ही नहीं है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का ट्वीट, कहा जल्द पिता से मिलकर दूंगा इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव
यादव ने अपने ट्वीट से बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है। उन्होंने इस्तीफे की बात कही है, हालांकि ये बात साफ नहीं हो सकी है कि तेज प्रताप विधानसभा से इस्तीफा देंगे या पार्टी की सदस्यता से। सोमवार देर शाम तेज प्रताप ने ट्वीट करके कहा कि मैंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप ये ट्वीट देख पा रहे होंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गिरी बिल्डिंग, मलबे में दबे 2 मजदूरों की मौत, एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को बहुत बड़ा हादसा हो गया। दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक बिल्डिंग गिर गई। इस हादसे में 7 मजदूर मलबे में दब गए हैं। दोस्तों, हादसे की सूचना पाकर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बोले तो एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। एनडीआरएफ ने राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। अगली खबर की बात करें, जहां मिशन 2024 की तैयारी में अभी से ही जुट गई है भाजपा, बना रही वीक बूथ कमेटी। जी हाँ दोस्तों, भाजपा ने 2024 के आम चुनावों के लिए बहुत बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। बूथ कमेटी और पन्नी प्रमुख तक बनाने वाली भाजपा ने अब वीक बूथ कमेटी बनाने का फैसला लिया है। इसके जरिए भाजपा देश भर में उन बूथों पर फोकस करेगी जहां भाजपा अब तक कमजोर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि भाजपा ने वीक बूथ कमेटियों के गठन का फैसला लिया है और देश भर में इन कमेटियों में 4 कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा और इन कमेटियों का उद्देश्य ये होगा कि भाजपा जिन बूथों पर कमजोर है वहां भी उसकी ताकत को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि 2024 के आम चुनाव से पहले हम इस पर फोकस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में 2024 में कौन सी सरकार जीतेगी दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, फेक न्यूज और दुष्प्रचार फैलाने के लिए 16 यूट्यूब चैनल्स को किया गया बैन, जिसमें से 6 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल थे दोस्तों और 10 भारतीय चैनल थे यूट्यूब के। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इसीलिए हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं हर खबर का, ताकि आपको भी हम पर भरोसा हो सके दोस्तों कि यहाँ पर कोई भी फेक न्यूज का प्रसारण नहीं होता है। और उसी का फल दोस्तों आज हम सबको मिला है कि आप लोगों ने इतना भरोसा हम पर जताया है दोस्तों। आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं दोस्तों और आपको ऐसी अपडेट करते रहेंगे। इसीलिए अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब आप लोग भी कर लीजिएगा। और हमारी यूट्यूब फैमिली और जितने हमारे सब्सक्राइबर दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम पर आपने भरोसा बनाया है दोस्तों अभी तक। और प्लीज दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर बिल्कुल सच्चाई के साथ, प्रूफ के साथ खबरें दिखाई और बोली जाती है। अगली खबर की बात करें, जहाँ पर माता सीता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना पड़ा भारी, सपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास यादव के माता सीता और निषाद राज पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी करने का वीडियो वायरल होने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। मामले की जांच की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, भदोही के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि वीडियो का संज्ञान लेकर इस मामले में सपा जिला अध्यक्ष विकास यादव के खिलाफ ज्ञानपुर थाना में धारा 298 जो कि किसी व्यक्ति की धार्मिक भावना को भड़काने के लिए बोले गए शब्द के लिए है, साथ ही धारा 505C जो कि किसी भी वर्ग या समुदाय को किसी अन्य वर्ग या समुदाय के खिलाफ अपराध करने के लिए उकसाना के तहत केस दर्ज करके आगे की जांच की जा रही है दोस्तों। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।